तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशंस में। वाह क्या बात है, अमरनाथ जी, अमित जी, सभी साथी जुड़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त होंगे। वाह, अनुपम पांडे जी, तृषा मैडम, सब लोग आ गए हैं। चलिए आइए मिलकर बात करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि प्रमोशन एग्जाम में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। और आज का सेशन जो है हमारे सब स्टाफ साथियों के लिए है, और ऐसे सब स्टाफ साथी जो क्लरिकल प्रमोशन एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक तैयारी करने में एक दिशा प्राप्त होगी। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के साथी हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथी हैं, और भी जो हमारे साथी हैं जो सब स्टाफ टू क्लरिकल प्रमोशन एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं, तो उनको इस सेशन में मदद मिलने वाली है। और जो हायर स्केल के साथी हैं, जो क्लरिकल टू ऑफिसर, ऑफिसर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, उन साथियों के लिए जो है आज का सेशन नहीं है। और उनके लिए तो हम लोग काफ़ी सेशंस करते हैं, बट आज मैंने सोचा कि आज हमारे जो सब स्टाफ साथी हैं तो उनके साथ चर्चा किया जाए, उनके साथ बातचीत करेंगे आज के सेशन में। तो फटाफट जरा चैट बॉक्स में कोई साथी कमेंट कर दीजिए मेरी आवाज़ आप तक बढ़िया तरीके से पहुंच रही है, क्योंकि आवाज़ अगर बढ़िया तरीके से पहुंचेगी तो फिर आज का अंदाज भी अच्छा होगा। और जब अंदाज अच्छा होगा तो फिर अंजाम भी अच्छा होगा, है कि नहीं? और अंजाम इसलिए अच्छा होगा क्योंकि इंतजाम भी बहुत अच्छा होगा। और आप सभी जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से, आवाज़ क्लियर है, विजिबल है, बहुत बढ़िया, ऑडियो वीडियो ओके है। तो आज चलिए, एक्चुअल में आप जीवन के उस भाग को देखिए जिस भाग में अभी हम लोग सामना कर रहे हैं, वो है प्रमोशन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। तो होता ही क्या है, जब तक प्रमोशन एग्जाम नहीं आता है तो हमारे मन में ये शंका रहती है कि कब प्रमोशन एग्जाम आएगा, कब आएगा, कब आएगा। और जब आ जाता है तो कैसे तैयारी होगा, कैसे तैयारी होगा, ये तरह की कैसे तैयारी होगा, ये सब बातें करते रहते हैं। और जब एग्जाम हो जाता है तो अब रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तो ये हमेशा संशय बना रहता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पूरे साल भर पढ़ते रहना चाहिए। साल भर पढ़ते रहने से होगा क्या कि जब भी एग्जाम होगा तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे और आपको चीज़ें सामान्य सी लगेंगी। जैसे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने साथी जो 1 साल से जुड़े होंगे, उसके पहले से जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि हम लोग साल भर अल्टरनेट डेज पर सरल तरीके से, स्थिरता के साथ, संयमता के साथ पढ़ते हैं। तो एज ए बैंकर अगर आप काम करना चाह रहे हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। और वो भी कितना, दिन में 1 घंटा, आधा घंटा आप पढ़ लीजिए, किसी के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, तो आप पढ़ लेंगे। तो चलिए आज सभी के साथियों के लिए हम लोग जो है कुछ सवाल साझा कर रहे हैं। और ये जो है 11 दिसंबर 2021 को बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सब स्टाफ टू क्लरिकल के सवाल जो हैं हम लोग साझा करने वाले हैं। और ऐसे सवालों से होगा क्या कि आने वाले प्रमोशन एग्जाम में जो भी पीएनबी के साथी हैं उनमें भी वैसे वैसे तैयारी करके जाना है। हो सकता है हूबहू यही सवाल भी आपके प्रमोशन एग्जाम में आ सकता है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग टाइप करके भी बता दीजिएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस। तो ये हुई ना बात। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जो एब्रीवेशन है पिछले 2 साल से 2021 और 21-22, अगर ये 2 सत्र को देखा जाए तो सवालों में एक बढ़ोतरी हुई है सभी स्केल में, सभी स्केल में। उसमें फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्या पूछे जा रहे हैं? फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जो पूछा जा रहा है उसी की तैयारी करेंगे, है ना? तो सब स्टाफ साथियों के लिए देखिए, यहाँ पर पूछा टीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो हमने अभी एक लंबा सा सेशन भी किया था टीडीएस पर। जो भी कानून है टीडीएस पर, जो भी टीडीएस का फुल फॉर्म है उसके बारे में पूछा गया। तो हमारे तमाम साथी जो हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टीडीएस का फुल फॉर्म बता रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी ऐसे दिया रहता है कि सभी सही लगता है। देखो, आप अगर एग्जामिनेशन में होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ
सभी जो है सही लग रहे हैं। टोटल डिडक्टेड सोर्स, टैक्स डिस्काउंट सर्विसेज, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टोटल डिस्काउंट सिस्टम। तो यहाँ पर टीडीएस का जो फुल फॉर्म पूछा गया है वो लिखना है, और इसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो भी आय हम कमाते हैं, जो भी आय कमाते हैं, वो आय पर जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, जो इनकम का सोर्स है उस पर जो टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोलते हैं उसको? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो आपकी जो आय के स्रोत हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार के आय पर हमने चर्चा की है। टीडीएस पे जैसे सैलरी पे आय होती है तो स्लैब वाइज जो उसमें टैक्स डिडक्शन होता है, 2.5 लाख तक जीरो टैक्स लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक एटीडी के तहत तो उसमें रिबेट होता है। फिर उसके बाद स्लैब वाइज जो है 5%, 10%, ये स्लैब वाइज जो है चार्ज लगते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई इनकम कमाता है, फर्नीचर रेंट पर देके इनकम कमाता है, कोई प्रोफेशनल्स है उनको अगर बिल पे होता है, कोई अगर बिल्डिंग प्रीमाइसेस जो है रेंट पर देता है तो उस पर है। तो सभी जो सोर्स से आप इनकम करते हैं उस पर जो टैक्स लगते हैं उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। उसकी डिटेल क्लास भी हमने पिछले दिनों ली है, आप लोगों के लॉगिन सेक्शन में भी वो होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। दूसरा सवाल भी फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएफ? तो बैंकिंग जो टर्मिनोलॉजी है, बैंकिंग से जुड़े हुए जो भी टर्मिनोलॉजी हैं उनके फुल फॉर्म आपको देखने होंगे, और ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म, लगभग 450 फुल फॉर्म, 4 पीडीएफ मैंने आपके लॉगिन सेक्शन में अपलोड कर दिया है। मतलब एक पीडीएफ में 100 जो फुल फॉर्म होंगे, और ऐसे जो है 4 पीडीएफ, चार पीडीएफ जो है हमने डाउनलोड कर दिया। आज भी एक पीडीएफ में डाउनलोड करूंगा, तो आप उसको जरा रीड कर लीजिएगा। तो उससे जुड़े हुए सवाल अगर आएंगे आपके प्रमोशन एग्जाम में, तो आप लोग उसको सही तरीके से जो है हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पीपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, और ये तो बहुत ही पॉपुलर योजना है गवर्नमेंट के स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट में जो इसमें गिना जाता है। तो पीपीएफ का फुल फॉर्म हमारे तमाम साथी जो है राहुल कुमार जी सब बता रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जो भी पब्लिक हैं वो जो गवर्नमेंट डिपॉजिट के रूप में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो है जमा कर सकते हैं, और एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट भी पा सकते हैं, और एक सिक्योर डिपॉजिट है। तो पीपीएफ बहुत ही पॉपुलर है। तो इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाने की मंशा इसलिए है क्योंकि एज ए बैंकर आपको इस योजना के बारे में मालूम हो, ताकि जब आप प्रमोशन पाएं, क्लरिकल बन जाएं, तो जो ग्राहक आपसे जुड़ेंगे उन ग्राहकों के साथ आप इन योजनाओं को जो है इनका विस्तारित कर सकें। इसीलिए ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखना आप प्रमोशन एग्जाम में देखिएगा, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इनके बारे में सवाल आवश्यक रूप से रहते हैं। तो इसमें मैनेजमेंट या जो एग्जाम लेने वाले आईबीपीएस, उनकी जो मंशा या मैनेजमेंट की मंशा इस ये रहती है कि आप उन योजनाओं को पढ़ के तो जाओगे ना, एग्जाम में जा रहे हो तो पढ़ोगे ना, क्योंकि सवाल आ रहा है। और अगर नहीं भी पढ़ पाए तो सवाल आने के बाद में पढ़ोगे, क्योंकि इसके बाद प्रमोशन होगा आपका, तो आप उन सेवाओं को विस्तारित करेंगे। तो चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसए? देखिए कितने सारे फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं ना। तो ये जो भी हमारे सब स्टाफ साथी इस सेशंस को देख रहे हैं, उन्हें भी फुल फॉर्म से जुड़े हुए सारी तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसए? तो ये भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है, एसएसए का फुल फॉर्म। कई फुल फॉर्म में वो पूछता है कि एसएसए में ए क्या है। तो अगर ऐसा पूछेगा ए क्या है तो अकाउंट है, लेकिन एसएसए क्या है, सुंदर सपना अपना, सुकन्या सपना, ऐसे कुछ कुछ लिखेगा। तो आज देखिएगा जो पॉपुलर योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा, बेटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगर 10 वर्ष तक की जो बच्ची है उनके नाम पे पैसा जमा किया जाए, तो 21 वर्षों की मैच्योरिटी के साथ जो है ये योजना लाई गई है। और इसमें अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट के स्मॉल डिपॉजिट है, सोशल सिक्योरिटी के तहत है, और स्मॉल डिपॉजिट स्कीम्स के लिए ये योजना जो है काफ़ी
महत्वाकांक्षी योजना है गवर्नमेंट की, उसको बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। क्या बोलते हैं उसको? सुकन्या समृद्धि योजना। तो इसके लिए क्या है, जो डिपॉजिट्स है वो 15 साल तक जमा करना है, 21 साल तक मैच्योरिटी है। और आप लोग टाइप करके बताइए सुकन्या में जो है कम से कम मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना है, सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम कितना जमा करना है। साथ ही जरा चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, अगर सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम कितना जमा करना है। तो पहले ये राशि 1000 रुपये थी मिनिमम, जिसे कम करके अभी 250 रुपये कर दिया। कितना कर दिया? 250 रुपये मिनिमम जो है जमा करना है। और एक है जो मैक्सिमम जमा कितना कर सकते हैं पर ईयर, मैक्सिमम जमा कितना कर सकते हैं इसमें, तो मैक्सिमम अमाउंट टाइप करके बता दीजिए। तो मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 1,50,000 और इसमें टैक्स बेनिफिट भी होगा। तो यहाँ पर ये 1,50,000 मैक्सिमम है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये देखिए, ये सवाल भी जो है पूछा गया है फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस? ईसीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आप देखिए जितने सारे फुल फॉर्म पूछे गए हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। एसएसएस सुकन्या समृद्धि योजना वो भी महत्वपूर्ण है, पीपीएफ वो भी महत्वपूर्ण है बैंक के लिए, है ना। और यहाँ पर पूछा गया ईसीएस, और अभी ईसीएस का जो है टाइम चल रहा है। ईसीएस का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चेक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक चेक सर्विसेज। ऐसा लगता है कि सभी सही है ना, सभी सही है। लेकिन यहाँ पर जो है इसका सही जो उत्तर है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज है, सिस्टम नहीं है। सिस्टम कुछ अलग है। सिस्टम क्या होता है? एक तंत्र होता है, लेकिन ये तो सर्विस है ना। ईसीएस जो है, जैसे ईसीएस जो है वो सर्विस है। वो इसलिए सर्विस है क्योंकि जैसे आप कोई आपके ब्रांच में आके कोई मैंडेट देता है तो आप सर्विस देते हो ना उसको, तो ठीक उसी तरह ये मैंडेट दिया है तो ये एक सर्विस है एक्चुअल में। तो इसका सही उत्तर होगा सर्विस। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, ये भी फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईबीए? आईबीए का फुल फॉर्म पूछा गया। वाह, इसका तो जवाब आपसे चाहिए, क्योंकि अभी देखिए बैंकों के मर्जर के विरोध में और जो अमेंडमेंट बिल बैंक में लाया जा रहा है उसके बिल के विरोध में, और जो बैंकों के प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं उसके ऊपर कल जो हमारे साथियों के जो हैं काफ़ी आपने देखा होगा स्ट्राइक वगैरह है। तो इसमें नेगोशिएशन जो है वो करता है कौन, उसका इसीलिए जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। आईबीए, आईबीए का फुल फॉर्म पूछा गया। आप लोग जरा देखिए, बताइए आईबीए का फुल फॉर्म क्या है। तो हमारे बहुत सारे साथी जो हैं बता रहे हैं आईबीए के बारे में। तो आईबीए क्या है? ये इंडियन बैंक एसोसिएशन, और इंडियन बैंक एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होगा। तो आईबीए इसको क्या बोलते हैं? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आप इसको इसलिए जानते होंगे क्योंकि देखिए 5-5, 6-6 सालों बाद जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो नेगोशिएशन किसके लिए करते, किसके साथ करते हैं? आईबीए के साथ करते हैं। तो आईबीए जो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। किसका? जो मैनेजमेंट ऑफ बैंक का, बैंकिंग जो मैनेजमेंट होता है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। जो भी बैंकें इंडिया में काम करती हैं, उन ऑपरेट करती हैं, उनके लिए जो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है मैनेजमेंट का, ताकि जो एसोसिएशन में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके जो साथ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो हैं उनके बीच के जो डिस्प्यूट हैं या उनके हितों की रक्षा के बारे में या हैं, तो उनके लिए निगोशिएशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं और वो बात सरकार तक रखते हैं। इसीलिए इस जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अरे वाह, ये तो फुल फॉर्म की झड़ी लग गई भाई, है ना। पूरा पूरा फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओटीपी? अब लोग बताइए जरा, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ओटीपी का फुल फॉर्म अभी सभी साथी जो हैं टाइप कर रहे हैं, ओटीपी का फुल फॉर्म। और देखिए यहाँ पर
ऑप्शन भी कैसे दिया है, वो ऑन टाइम पासवर्ड, वन टाइम पासपोर्ट, वन टाइम पासवर्ड, वन टर्न पासवर्ड। तो ओटीपी जो है इसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी आजकल हर ट्रांजैक्शन में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उनमें सिक्योर्ड ओटीपी आता है ना, सिक्योर्ड ओटीपी आता है। और वो सिक्योर्ड ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर आता है जो अकाउंट के साथ लिंक्ड है, तभी जाके जो भी लेन देन है वो अधिकृत होते हैं, एथराइज्ड होते हैं और वो ट्रांजैक्शन पूरे होते हैं। तो इसीलिए जुड़ा हुआ अभी काफ़ी ओटीपी से जुड़ा हुआ सवाल इसलिए पूछ लिया, क्योंकि सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन में ये ओटीपी से उनको लेन देन किए जाते हैं। चलिए अब देखो कितना जमाना बदल गया है। पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में याद करिए कि बैंक से ही सब काम होता था। अभी क्या बैंक का जो काम है, जो ग्राहक है अपने घर पे ही मोबाइल में वो काम कर लेता है। बैंक के कैशियर जो है या बैंक के जो क्लर्क है वो ट्रांसफर करेगा, एनईएफटी करेगा, वो काम जो है ग्राहक खुद एनईएफटी आरटीजीएस सब कर लेता है ना। तो ये ओटीपी के माध्यम से किया जाता है ताकि उसके जो ऑथेंटिसिटी है उसको सही किया जा सके। अगला फुल फॉर्म है, देखिए अगला भी फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BRLLR? क्या है ये? BRLLR, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। ये बड़ौदा बैंक का बड़ौदा के साथियों का एग्जाम हुआ था, सब स्टाफ टू क्लरिकल, तो इसीलिए उनसे जुड़े हुए सवाल पूछे गए हैं। BRLLR, इसके लिए जुड़े सवाल पूछा गया, इसका फुल फॉर्म होगा बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। क्या है? बड़ौदा रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट। क्या होता है, बैंकें जो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रेपो रेट से वो उधार लेते हैं। बैंकें जो हैं, जो भी बैंकें हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं और रेपो रेट से वो जो है लोन लेके आते हैं। तो वो रेपो रेट से अगर ग्राहक का ऋण को जोड़ दिया जाए तो जब भी आरबीआई जो है रेट घटाएगी तो ग्राहक को जो है तुरंत फायदा मिल जाएगा। इसीलिए जो पिछले साल ये रेपो लिंक्ड रेट लैंडिंग रेट से जोड़ा गया। तो आप देखिए बहुत सारे परिवर्तन होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, समय को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए और आवश्यकता को देखते हुए और प्रबंधन को देखते हुए और नए आने वाले दूरगामी जो आपके विजन्स होते हैं उनके आधार पर परिवर्तन होते हैं। पहले क्या होता था, बेस रेट होता था, है ना, बेस रेट। पहले बैंक रेट होता था, बेस रेट होता था, फिर आपका MCLR हुआ, MCLR के बाद फिर पहले एक बेंच लैंडिंग रेट भी होता था, फिर MCLR के बाद रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट होते हैं, जो इससे ग्राहकों को काफ़ी फायदा है, प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि जैसे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेपो में कम करती है, सीधे लिंक्ड रहता है, इसलिए उनको भी बेनिफिट मिल जाता है। और आज देखिए, आज पहले एक समय को याद करिए, आज से अगर 15 साल 20 साल या 21 साल पहले 14%, 15%, 18% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट में ब्याज में लोन मिलता था, लेकिन आज देखिए हाउसिंग लोन जाएंगे तो 7%, 6.45% में भी लोन मिलते हैं। चलिए, तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये हुई ना बात, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी? केसीसी का भी फुल फॉर्म पूछा। केसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये तो आप सीधे जान गए होंगे, क्योंकि जितने भी हमारे साथी हैं और रूरल एरिया में काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो लोन देते हैं वो कौन सा देते हैं? किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड। गांव में देखेंगे अगर 25,000 आपके अकाउंट हैं जो कस्टमर हैं, तो उसमें जो है 25,000 अगर कस्टमर हैं और उनको अगर 2,500 10% लोगों को लोन दिया गया है, तो मैक्सिमम पोर्शन जो है केसीसी होता है गांव में। तो इसका फुल फॉर्म होता है किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। ये पीछे सीन को देख के ऐसा लगता है ना कि हम भी चले जाएं खेत में घूमने के लिए, हरा भरा एकदम, जब अनाज खेत में रहते हैं और इस तरह का दृश्य रहता है जो स्क्रीन पर आपके है, तो कितना मन मोह लेता है ना। ऐसा लगता है कि वाह, सब नौकरी वोकरी छोड़ के वहीं चला जाए। ये देखो, ये जो दादाजी हैं एकदम डंडा लेके यहाँ बैठे हैं। हाँ जी दादाजी, चाय चाय मंगाओ खेत में, कितना अच्छा लगता है ना। वाह। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड। जो भी किसान हैं वो खेती करने के लिए उनको जो पूंजी की ज़रूरत होती है,
1 एकड़ में कितना बीज चाहिए, 1 एकड़ में कितना खरपतवार जो कीटनाशक दवा छिड़कना है, कितना खाद देना है, जो खेती करने से पहले उसको भूमि के जो संरक्षण के लिए, उसको रख रखाव के लिए या उसको फसल डालने के लिए, तैयार करने के लिए जो खर्च होता है, साथ ही साथ जिस समय खेती करता है किसान तो उसके परिवार के लिए जो कंजम्पशन होता है खाने पीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, एजुकेशन के लिए, और जो खेती में जो औजार लगे होते हैं, नांगर होते हैं और भी जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं उनको मरम्मत करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, ये तमाम सारी चीज़ों के लिए जो आवश्यकता होती है, पहले जो किसान होते थे वो गांव के साहूकार से लेते थे, फिर उनका ब्याज कितना होता था आप देख लीजिए, तो उन्हीं को मिटिगेट करने के लिए वो किसान क्रेडिट कार्ड देते हैं। एक स्केल ऑफ फाइनेंस जो है डिसाइड कर दिया जाता है कि धान की फसल के लिए 1 एकड़ में इतने की ज़रूरत है, गेहूं के लिए इतना, और फल सब्जी के लिए इतना। तो इस तरह का जो पैमाना तय किया जाता है जिसको बोलते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। और इस बीच आप जो है कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि ये जो पैमाना है स्केल ऑफ फाइनेंस कौन डिसाइड करता है। स्केल ऑफ फाइनेंस जो है कौन डिसाइड करता है, क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग होती है, हर जगह की जो है पैदावार अलग होती है, मौसम अलग होता है, फसल अलग होता है, तो इसीलिए इसको जो है डिसाइड करने का जो अधिकार दिया गया है उस एरिया के जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी को, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो वो जो है डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर स्केल ऑफ फाइनेंस कितना होगा। तो जो स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित किया जाता है, उस स्केल ऑफ फाइनेंस के बाद किसान जब बैंक में आता है तो आप उसके जो खसरा और नक्शा और जो फसल होता है ना, फसल जो होते हैं, तो उस के आधार पर आप उसकी गणना करते हैं और उस गणना के आधार पर उनको एक लिमिट बना के देते हैं, जो लिमिट 5 साल के लिए होता है। और डिसबर्समेंट जो है वो एक पहले साल का करते हैं और 5 साल की पूरी लिमिट बना के देते हैं, और प्रति साल 10% बढ़ा बढ़ा के लिमिट देते हैं, और आखिरी जो लिमिट होती है 5 साल की उस पर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और रिन्यूअल बेसिस पर उसको बढ़ाते रहते हैं। तो ये हुई किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड तो ऐसा है कि देखिए, आप उस फसल को जो है जब पैसा देते हैं तो किसान उसमें खाद खरीदता है, धान खरीदता है, और उसके बाद वहाँ पर खेत में उसको बोता है। तो आपका क्रॉप जो है बैंक के हाइपोथिकेशन में रहता है। तो आप लोग भी जब किसान को जो है ऐसे केसीसी देते हैं तो कभी इस तरह से, जैसे हमारे ये दादाजी यहाँ पर हैं, तो वैसे आप लोग भी घूमने चले जाया करिए कि देखिए तो सही, जो आपने 1 लाख रुपए हमारे राजू कुमार जी और ये कौन है जी, नाम सुनील जी, ऐसे लोग साथियों को, प्रदीप जी दिए हुए हैं, तो देखिए तो सही वो करता क्या है, 1 एकड़ खेती में कैसे खेती करता है, कितना कितना फसल लगता है, कितने दिन लगते हैं, क्या क्या चीजें लगती हैं। जब इन्वॉल्व होंगे तो आपको सस्टेनेबल फाइनेंस करने में भी सुविधा होगी और समझ बढ़ेगी। तो फिर उसके बाद देखिए, धान जो है क्रॉप जो है हमारे पास क्या रहता है, हाइपोथिकेशन रहता है। तो जैसे धान कट जाता है तो हम उनको भंडारण के लिए भी थोड़ा पैसा दे सकते हैं, और वो भंडारण के बाद जैसे वो जिला कोऑपरेटिव बैंक या कहीं भी जो मंडी वगैरह में बेचता है, उसके बाद वो पैसा उनके खाते में आना चाहिए, जो हमारे पास खाता है उसमें एक बार जमा होगा। आज आया पैसा 1 लाख रुपए हमने केसीसी दिया था, धान बेचा 1.25 लाख का, तो 1.25 लाख एक बार क्रेडिट कर दीजिए और कल दादाजी को चाय पिला के फिर 1.25 लाख दे दीजिए या बढ़ा हुआ लिमिट दे दीजिए। वाह, कितनी अच्छी है ना बात। तो इस तरह से आप रोटेट करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन होता क्या है, वो कहीं से धान बेच देते हैं, नगद ले जाते हैं, और एक किसान के पास ऐसे अनुभव बताता है कि 15 से 20 दिन ही पैसा रहता है, खत्म हो जाता है पैसा, कहाँ चला जाता है, बस उसके बाद अगला साल इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए पूरी पॉलिसी जो बनी हुई है कि जो पैसा धान में है तो वो बेचा, मैंने एक बार फॉलो किया था, एक ट्रैक्टर में बेच के गए थे 4.5 लाख रुपए, तो 4.5 लाख रुपए ला के जमा किए, अगले दिन फिर लाए, आज वो किसान जो है 10 लाख की केसीसी चला रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, आप बहुत अच्छे लोग भी हैं। केसीसी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, आप देखिएगा 10 एकड़ से ज्यादा जो किसान होते हैं ना, आप गांव में ऐसे भी किसान होंगे, आप देखिएगा, जो बहुत ही प्रेस वाला कपड़ा पहनते हैं, जो धोती पहनेंगे, प्रेस वाला कपड़े पहनेंगे। तो ऐसे किसानों को जो है वो आप मोबिलाइज करिए, उनको साथ बातें करिए और उनको बैंक से लिंक करिए,
और बहुत सारी सुविधाएं उनको विस्तारित करिए। अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द कलर ऑफ बड़ौदा सन? तो बड़ौदा सन का जो कलर है कौन सा है, मतलब लोगो से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो लोगो है, उसका जो सूरज है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उसका कलर कौन सा है, बता दीजिए मेरे होनहार साथी लोग, है ना। प्रदीप कुमार जी रेड बोल रहे हैं, कौन से बैंक के हैं जी? बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन सा कलर है? बाबूलाल जी ए लिखते हैं। अरे योगेश वाजपेयी जी भी ए लिखते हैं। योगेश वाजपेयी जी पंजाब नेशनल की बैंक, तुक्का मारे हैं, तुक्का। हाँ, तुक्का भी मारना जरूरी है। तुक्का भी मारना जरूरी है, लेकिन वो तो गलत हो जाएगा तुक्का भी कभी कभी, है ना। तो इसका सही उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ये देखिए सूरज, देखिए यहाँ पर, है ना, जो सन है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये दिख रहा है ना सन, ये सन है, ये सन बी में जो देखिए सूरज की किरणें यहाँ पर, तो ये जो है सन वो सिंदूरी कलर का है। किस कलर का है? सिंदूरी कलर। येलो पीला नहीं है, रेड लाल नहीं है, पिंक गुलाबी नहीं है, ये कौन सा कलर है? वर्मिलन, सिंदूर कलर का है ना। कौन से कलर का दिख रहा है? सिंदूरी कलर का दिख रहा है। तो हम इसको देखिए क्या सवाल पूछा है, तो हमारे सब स्टाफ साथी जो इस सेशंस को देख रहे होंगे वो देख पाएंगे कि हमें अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम में कैसी तैयारी करनी है। आप अपने लोगों को देखिए, मतलब बैंक को भी कितने अच्छे से जानना होगा। आपके लोगों में कोई ऐसा स्लोगन लिखा है क्या, उसको भी देख लीजिए। उसमें कलर क्या लिखा है ये भी पूछा है। तो इसमें जो सन है उसका कलर है वर्मिलन, मतलब सिंदूरी कलर। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सवाल नंबर 10, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। सभी साथी जो हैं फटाफट अच्छी सड़कों में चल रहे होंगे, गडकरी साहब ने बहुत सारी सड़कें बनाई है ऐसा, और ऐसी सड़कों में चल रहे होंगे। तो जो टोल आते हैं, टोल, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये सब बनाते हैं, तो टोल नाके होते हैं जो बहुत ही अच्छी सड़कें बनाते हैं। तो कंपनियां बनाती हैं और उसके बाद उनको ठेका दे दिया जाता है कि भैया ये सड़क बना दो, और सड़क बनाने के बाद वसूलते रहो टोल। और ऐसे टोल में अगर आपको शानदार तरीके से बिना रुके बिना बाधा के जाना है, तो वहां पर जो टोल कलेक्शन के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? देखिए फास्ट तरीके से हमारे साथी बता दिए, वो कौन सा चीज किया जाता है? फास्टैग किया जाता है, फास्टैग वो यूज किया जाता है टोल कलेक्शन के लिए, फास्टैग। और फास्टैग होने से क्या फायदा है कि आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आपकी कार में एक फास्टैग लगा रहता है, जो वहां लगे सिस्टम उसमें स्कैन कर लेता है और वहीं से ही फीस जो है कलेक्ट कर लेता है ना टेक्नोलॉजी। ना आपको गाड़ी से उतरना है, ना ही चिल्लर देना है, ना ही जिक जिक करना है। आपके उस फास्टैग में जो है बैलेंस अपडेट करना है। बैलेंस रहा तो आप शानदार तरीके से जयपुर पहुंच जाओगे, है ना, बनारस पहुंच जाओगे, काशी विश्वनाथ पहुंच जाओगे, अयोध्या पहुंच जाओगे। फास्टैग है, तो इसका सही उत्तर है फास्टैग। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल पूछा है कि विच बैंक टैगलाइन इज चलती का नाम जिंदगी? अरे वैसे तो चलती का नाम जिंदगी ही है, लेकिन कौन सा बैंक है जो ये स्लोगन रखा है? ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। बैंकों ने अपना अपना एक स्लोगन बढ़िया से रखा है ना। कोई तो बोलता है आओ जीवन बेहतर बनाओ, कोई तो बोलता है चलती का नाम जिंदगी। तो बताइए कौन सा बैंक का है चलती का नाम जिंदगी, है ना। चलती का नाम जिंदगी है, ये देखिए दीपिका पादुकोण है क्या? ऐसे ही लग रहा है, जरा कमेंट करके बताइए, दीपिका ही है शायद। तो ये है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसका जो टैगलाइन है, तो हमको बैंकों के टैगलाइन भी तैयारी करवाना पड़ेगा लग रहा है ना। तो टैगलाइन यहाँ पर है, वो है चलती का नाम जिंदगी, बढ़ती है, यहाँ तो बढ़ती का नाम जिंदगी है। तो ये है एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक है, इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। तो यहाँ पर चलती का नाम जिंदगी हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, मान लेते हैं बढ़ती का नाम जिंदगी, और है सही भी बात है।
चलिए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल, तो आप अपने अपने बैंक के स्लोगन्स देख लीजिएगा, टैगलाइन देख लीजिएगा, और ये शायद अभी भी नया नया टैगलाइन बनाया होगा इन्होंने, ऐड वगैरह में आया होगा, इसीलिए उसको करंट अफेयर्स के तौर पर इसको लिख दिया है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 12 देखिए, द फ्रॉड्स एंड अदर काइंड्स ऑफ क्राइम्स कमिटेड यूजिंग इंटरनेट, ऑनलाइन और कार्ड। अभी हाल ही में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड्स हो रहे हैं या जो सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं, वो हो रहे हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? अब बताइए। सुबह से ही आप अभी मेरे 40-50 बैंकर साथी जुड़े हुए हैं, आप लोगों को भी कभी ना कभी ऐसा फोन आ गया होगा। फोन आ गया, हेलो मैं एक्सिस बैंक से बोल रहा हूँ, ज्यादातर स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ बोलता है, आपका ओटीपी जो है आया हुआ है, ओटीपी दे दो, नहीं तो फिर आपका जो अकाउंट जो है ऑपरेशन लॉक हो जाएगा, इस तरह का। तो ये क्राइम्स हो जाता है। कोई लिंक भेज देता है, कोई बोलता है इनामी राशि मिल रही है आपको, तो इतनी सारी चीजें जो प्रलोभन दिया जाता है, तो वो प्रलोभन दिया जाता है और उसके बाद आपसे जो क्रेडेंशियल है आपका साझा कर दिया जाता है, आपका जो सिक्योर्ड पासवर्ड है वो आप साझा कर देते हैं जो ग्राहक हैं, और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? देखिए आजकल ये ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए आपको ये सवाल पूछा गया। तो द फ्रॉड्स एंड अदर काइंड्स ऑफ क्राइम कमिटेड यूजिंग इंटरनेट, ऑनलाइन और कॉल्ड। वो कहीं जामताड़ा में बैठा रहता है, कोई कहीं बिहार के जामताड़ा बोलते हैं, फेमस है ना, वहाँ जंगल है, जामताड़ा है, वहां पर कोई पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये देखो सतीश कुमार जी हमारे साथी हैं, बोल रहे हैं आज ही आया था, तो वाह, सभी को आता ही होगा। और आजकल तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है। कई बार जो है वो आप मजे लिया करो, आप बातचीत से जान लेते होंगे कि यहाँ यही फ्रॉड करा रहा है। तो इसको बोलते हैं साइबर क्राइम्स। क्या बोलते हैं इसको? साइबर क्राइम बोलते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन तरीके से आपके गोपनीय पासवर्ड्स वगैरह जो है वो आपसे साझा करा लेते हैं। और ये देखिए कहाँ बैठे हैं पता नहीं, ये पिक्चर देखिए ध्यान से, ये कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठ के कौन सा कहाँ से पैसा ट्रांसफर करके कहाँ ले जाएगा, इधर फोन लगाएगा और पैसा कहाँ ले जाएगा किधर ले जाएगा पता नहीं, चेन ऑफ इवेंट्स हो जाता है। जब तक वो कस्टमर ब्रांच में आएगा कंप्लेंट करेगा, तब तक वो पैसा कितनी जगह चला जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको बोलते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम, इसीलिए आप लोग क्या बोलते हैं, जब भी ऐसी घटना घटित हो जाती है तो जाओ भाई साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करो। तो कई स्टेट्स में साइबर क्राइम के लिए ऑनलाइन सुविधा दे दी गई है, कई में थाने जाओ तो थाने वाला बिठा के रखता है, कई में फोन से ही कंप्लेंट दर्ज हो जाते हैं, क्योंकि जब तक इसमें शिकायत दर्ज नहीं होगी ना, तो हम लोग भी फ्रॉड डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। हम तो सस्पेक्ट कर सकते हैं, हमें फ्रॉड डिक्लेयर करने का अधिकार ब्रांच में नहीं है, क्योंकि हर बैंक का एक फ्रॉड जो मॉनिटरिंग एक कमेटी है जो फ्रॉड डिक्लेयर करती है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये फ्रॉड डिक्लेयर हुआ। तो फ्रॉड डिक्लेरेशन का भी एक पूरी प्रक्रिया है। किसी दिन आप समय मिलेगा या किसी दिन एक सेशंस करेंगे उसके लिए। तो फ्रॉड डिक्लेरेशन में आप उसका बयान लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कस्टमर का कंप्लेंट लेते हैं, जो पुलिस एफआईआर की कॉपी लेते हैं। अगर लेन जो फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन 50,000 से ज़्यादा है तो एफआईआर मैंडेटरी है, 50,000 से कम है तो खाली साधारण सूचना दे दे तो भी हो जाता है, लेकिन 50,000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन है तो एफआईआर करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़, ब्रांच में शिकायत होनी चाहिए लिखित। दूसरी चीज़, पुलिस सूचना होनी चाहिए। अगर 50,000 से कम है तो साधारण सूचना से भी चल जाएगा, 50,000 से ऊपर है तो एफआईआर इज मैंडेटरी। और तीसरी चीज, पहले ही बार में पॉलिसी में ये कहा गया है कि जब ग्राहक के साथ ऐसे घटना घटित होती है तो पहली ही बार में आप उससे बयान ले लीजिए, क्योंकि एक जो विक्टिम्स है पहली बार में जो जानकारी देगा सही जानकारी देता है, वो सही जानकारी देगा। बाद में वो धीरे धीरे वो उसको जो है वो अलग कर लेता है, सीखने लग जाता है कि नहीं ऐसे बताऊंगा ऐसे। तो बयान, पहला वाले बयान को सही मूलभूत माना जाता है जांच के लिए, क्योंकि पहले बोलेगा कि कोई फोन आया था, कोई लिंक साझा किया था और उस लिंक में मैंने क्लिक कर दिया, तो इस तरह की बातें होती हैं। तो इसीलिए पहला वाला बयान लेना है। तो आप लोग भी सभी बैंक में काम करते हैं, होनहार साथी हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी बात होती है
तो पहला लिखित कंप्लेंट लेना है, ठीक है। अगर टेलीफोन से कंप्लेंट आया है तो टेलीफोन से कंप्लेंट आता है तो क्या बोल रहे हैं सर जी, ऐसे ही सेशन करते रहो, निर्मल बाबा की तरह कृपा आती रहेगी। अरे बाबा बाबा की कृपा जो है वो थोड़ा बड़ा खतरनाक है। वो आप लोग साधारण तरीके से पढ़ते जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ही कोई कस्टमर ऐसे शिकायत किया तो आप उससे कंप्लेंट लीजिए, कंप्लेंट कॉपी लीजिए, पुलिस की सूचना लीजिए और उनसे बयान ले लीजिए लिखत में कि उसको बयान लीजिए। फिर उसके बाद आपके जो अधिकारी होगा, आपका शाखा प्रबंधक हो सकता है या तो सहायक प्रबंधक हो सकता है, वो उनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करेंगे मतलब जो कह रहा है, जो बयान दिया है उसके ऊपर अपनी टिप्पणी लिखेंगे, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। वो क्या है, वो मान लीजिए बोल रहा रामलाल बोला था, आसपास बोला था, तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन अपना लिखेंगे, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद एनेक्सर 1, एनेक्सर 2। एनेक्सर 1 क्या है, उस डिटेल्स, उसके फ्रॉड के सारे डिटेल्स आते हैं, जिसमें यूपीआई से फ्रॉड हुआ है, एटीएम से फ्रॉड हुआ है, किससे फ्रॉड हुआ है वो सारे डिटेल, कितने मिनट पर हुआ, कितने बजे हुआ, कितने ट्रांजेक्शन हुए, ये सारा डिटेल आता है। फिर नीचे आता है उनकी रिकमेंडेशन, अपना रिकमेंडेशन कि वाकई में इसके साथ जालसाजी हुआ, ये ग्राहक निर्दोष है, हम इसकी जो है प्रतिपूर्ति के लिए अनुशंसा करते हैं। क्योंकि बैंक में एक पॉलिसी है जिसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पॉलिसी। अगर कोई ऐसा लेन देन हुआ है जिसमें ग्राहक की गलती नहीं है तो पैसा मिलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा लेन देन हुआ है जिसमें ग्राहक ने सारे ओटीपी साझा कर दिया तो बैंक की लायबिलिटी लिमिटेड है। उसकी लायबिलिटी ये है कि जहां जहां पैसा गया है उस बैंक को मेल कर दे और उस खातों में होल्ड लगा दे, तो बैंक की लायबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन अगर ग्राहक की गलती नहीं है तो पैसा मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि पैसा कहाँ से मिलेगा, वो पैसा मिलता है इंश्योरेंस से, क्योंकि हर कार्ड में इंश्योरेंस होता है, तो हम लोग वो पैसा दिलाते हैं। एक डिटेल सेशन रखेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में तो आपको अलग तरीके से समझ में आएगा। अभी तो ये समझ लीजिए ये साइबर क्राइम है, और साइबर क्राइम से भी बहुत हम लोग जो है अपने जो उसके जो अपने शिकार हुए हैं ग्राहक, उनको आप मदद कर सकते हैं अगर आपको पॉलिसी पता होगा तो। नहीं तो कई बार बैंकों को भी सजा मिलती है जो जुडिशरी बॉडी से, चाहे उपभोक्ता फोरम से हो या तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन हो। आजकल तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन नहीं रहा, अब तो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन हो गए, लेकिन पहले जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन थे, तो उनसे जो है उनको दंड मिलता है, क्योंकि समय पर आप उसको अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। उदाहरण के तौर पे हम बैंकर से क्या गलती हो जाती है, ग्राहक ने फोन किया कि मेरे साथ जालसाजी हो गया, मेरा खाता को जो है ब्लॉक कर दीजिए, तो बैंक में क्या करते हैं, वो उतने अमाउंट को होल्ड कर देते हैं, जबकि पूरा अकाउंट में ऑपरेशन ऑफ करना चाहिए। जब भी कहीं से पैसा आया फिर वो फ्रॉड कर लेता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, सवाल नंबर 13। विच स्कीम फॉर ST SC एंड वुमेन ओनली, मतलब निम्नलिखित में से वो कौन सी योजना है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं के लिए विस्तारित की गई है। लोन जो है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स में निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम्स है जो ST SC और वुमेन बेनिफिशरीज के लिए बना है। ऑप्शन दिया है PMEGP, है ना, PMEGP, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया, किसान क्रेडिट कार्ड। तो आप लोग बताइए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो महिलाओं के लिए और ST SC के लिए बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर PMEGP है, तो PMEGP जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए एम की जो गांव में अर्बन सॉरी रूरल और सेमी अर्बन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए है, उसको बोलते हैं PMEGP। लेकिन यहाँ पर किसी को भी मिल सकता है। मुद्रा योजना का लाभ किसी को भी मिल सकता है, किसान क्रेडिट कार्ड लाभ किसी को भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक योजना है जिसको बोलते हैं स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया जो इंडिवियर एंड प्रॉस्परस स्कीम है, भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम्स है, जिसमें कम से कम मिनिमम 10 लाख, मिनिमम लोन कितना देना है इसमें 10 लाख,
और मैक्सिमम लोन जो है कितना है, टाइप करके हमारे होनहार साथी बता दें मैक्सिमम लोन कितना होगा। क्योंकि इस योजना का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन थीम है, वो स्टैंड अप इंडिया फॉर फाइनेंसिंग ST SC एंड वुमेन। मतलब इन सब में एक पर्टिकुलर ये योजना है जो फाइनेंसिंग टू SC ST एंड वुमेन बेनिफिशरीज। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर और ST SC को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भारत सरकार ने उनको सुदृढ़ बनाने के लिए जो है ये योजना का जो है विस्तारित किया है। और इस योजना मिनिमम 10 लाख मैक्सिमम 1 लाख। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बैंक लोन देना है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। एज जो है 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये कंपोजिट लोन क्राइटेरिया होगा, CC भी हो सकता है, टर्म लोन भी हो सकता है, क्योंकि ये उद्योग के लिए है। और इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज़, ये ट्रेडिंग सेक्टर, इनको जो है वो किया गया है बेनिफिशरीज को। चलिए, और इनका जो मेन जो सेटिंग उद्देश्य है इनका ये रहता है कि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, उन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, इनमें जो है SC ST और वुमेन बेनिफिशरीज को इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए, ऐसी इनका उद्देश्य है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल बहुत ही पॉपुलर सवाल और तात्कालिक सवाल। इन विच मशीन यू कैन विड्रॉ एंड विड्रॉ एज वेल एज डिपॉजिट बोथ। ऐसी कौन सी मशीन है जहां पर नकदी जमा भी किया जा सकता है और नकदी निकाला भी जा सकता है? उस मशीन का नाम क्या है? जरा फटाफट टाइप करके बता दो मेरे होनहार साथी। क्या ऐसी कौन सी मशीन है जहां पर कैश डिपॉजिट भी किया जाता है और कैश निकाला भी जाता है? तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? वाह धर्मराज जी, योगेश जी, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट मशीन। क्या बोलते हैं उसको? कैश डिपॉजिट मशीन। तो कैश डिपॉजिट मशीन, जिसको रिसाइकलर भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि कोई भी कस्टमर, मान लीजिए हमारे योगेश वाजपेयी जी के काउंटर में जा रहा है ना, कि भाई साहब 10,000 जमा कर दो। तो भाई योगेश वाजपेयी जी थोड़ा सा मुंह भी फुला लेते हैं कभी, यार फिर आ गया तू जमा करने, यार हैं जाने, यार दूसरा ब्रांच चले जाता ना, यही आ जाता है। तो मतलब क्योंकि पूरे टाइम वो रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसे बहुत सारे मशीन भी रख दिए हैं हमने, मशीन भी रख दिए हैं जिसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट मशीन। तो आजकल जो आपको ये बताया गया है ग्राहकों को कि ज़्यादातर मशीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि मशीनें जो हैं 24 आवर काम करती हैं। और हमारे योगेश जी और हमारे तमाम साथी अमरनाथ जी, ये तो 4 बजे या 5 बजे तक रहते हैं। 4 बजे तक कैश लेन देन कहने को होता है, 4:30 बजे तक आप लेन देन कर देते हो, 5 साढ़े 5 बजे तक कैश बंद कर देते हो। तो ये कैश डिपॉजिट मशीन क्या करता है, कैश डिपॉजिट लेता है और जो जमा हुआ कैश को फिर से पेमेंट के लिए रिसाइकल कर देता है। इसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट मशीन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हाट इज द कलर ऑफ चेक ऑफ SB अकाउंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथी इसको शायद बता पाएंगे कि उनके जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट का जो चेक का कलर कौन सा है ना, सेविंग अकाउंट का। तो कोई साथी जरा कमेंट करके बता दीजिए कि उनके पास अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक होगा सेविंग अकाउंट का, तो जेब से निकालो मेरे राजा, चेक निकालो जरा, पार्टी जाएंगे। कितना बज गया अभी? यस 11:30 हो गया है ना, लेट नाइट पार्टी करेंगे। तो क्या होगा, येलो है बोल रहे हैं, ये सब पंजाब नेशनल वाले साथी बोल रहे हैं। तो जो चेक का कलर है वो येलो नहीं यार, लाइट ग्रे दिखाता है यार ये तो। चेक इसका जरा लाइट ग्रे आंसर दिखाता है। तो चेक का कलर पूछा गया है इसमें तो एक बार इसको जरा देख लीजिएगा चेक के कलर में से कि आपका चेक का कलर सेविंग का कौन सा होता है। तो चेक के कलर के बारे में पूछा गया है, लाइट ग्रे दिया गया है, उसको एक बार मिलान कर लीजिएगा। IDFC बैंक जो है, IDFC फर्स्ट, ये कौन सा बैंक है पूछा गया है। IDFC बैंक के बारे में पूछा गया है कि वो लाइट ग्रे होता है बोल रहे हैं। Vivo 1901, और Vivo वाले भैया Vivo 1901, जरा आप बताइए, आप बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं क्या?
नाम भी गजब का रखा है यार, नाम रखा है Vivo 1901। वाह क्या नाम है, कमाल का। तो यहाँ पर IDFC फर्स्ट इज जो बैंक है, IDFC बैंक, तो भारत में तो बैंकिंग में क्रांति आ गई है ना। अभी तो आप देखे होंगे पान ठेले वाला भी बैंकिंग करता है एकदम मोबाइल पे सटासट, है ना। और इतनी ज्यादा सब्जी वाला, रेडी वाला, फल वाला, सब जगह इतना ज्यादा। वाह रे मोदी भैया, कमाल कर दे इसने तो। कितना कमाल कर दिया। तो IDFC बैंक के बारे में पूछा गया है। IDFC बैंक जो है वो कौन सा बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है कि प्राइवेट बैंक है कि NBFCs है, क्या है बताइए। IDFC फर्स्ट बैंक जिसको बोलते हैं ये इंडियन प्राइवेट बैंक है। क्या है ये, प्राइवेट बैंक है। IDFC फर्स्ट जो है प्राइवेट बैंक है। ये क्या है, प्राइवेट बैंक है। इस बैंक ने अपने कामकाज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2015 से शुरू की थी और इसको जो है बैंकिंग का लाइसेंस जो मिला था जुलाई 2015 में। जुलाई 2015 में इसको लाइसेंस मिला रिजर्व बैंक से बैंकिंग करने के लिए और ये 1 अक्टूबर 2015 से कामकाज शुरू किया। और आज तो गांव में सभी जगह ये फैले हुए हैं IDFC। और कंज्यूमर फाइनेंस वगैरह में जैसे बजाज वगैरह होते हैं ना, उनमें भी IDFC के बहुत जो हैं वहाँ लड़के रहते हैं, देखिएगा उन करते हैं। तो IDFC बैंक करता क्या है, इनके प्रोडक्ट क्या हैं, इनके प्रोडक्ट हैं कंज्यूमर बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स, है ना, प्रॉपर्टी लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, है ना, जो बिजनेस लोन, व्हीकल लोन्स, बैंकिंग, जो होलसेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट, ये सब सारी चीज़ें वो करते हैं। अगर IDFC का फुल फॉर्म पूछा जाए, IDFC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होगा मेरे होनहार साथी, जरा टाइप करके बता दीजिए। SVWS। वाह मजा आ रहा है, ओहो तकिया उकिया लेके। तो आराम से अपने हिसाब से कंफर्टेबल होके देखिए। मैं भी बहुत कंफर्टेबल होके पढ़ाता हूँ। तो IDFC का फुल फॉर्म जरा टाइप करके बता दीजिए। IDFC का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। क्या बोलते हैं उसको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। चलिए अगला है, हु इज द चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का चेयरमैन बताइए भाई मेरे साथी बैंक ऑफ बड़ौदा वाले। तो आप क्या करिएगा कि अपने अपने बैंक के चेयरमैन का नाम याद कर लीजिएगा, है ना। पंजाब नेशनल बैंक वाले भी चेयरमैन याद कर लेंगे और अपने जो भी बैंक के वाले साथी हैं अभी भाग ले रहे हैं, जो सब स्टाफ साथी हैं, तो वो जो हैं वो इसको याद कर लेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथी अगर देख रहे हैं तो वो जरा बता दें इनके चेयरमैन कौन हैं। उनके चेयरमैन हैं हसमुख अधिया। हसमुख अधिया हैं, है ना। तो इनके जो चेयरमैन हैं हसमुख अधिया हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, वो हैं हंसमुख अधिया। बहुत बढ़िया। एक लिखते हैं क्या, खारा लिखते हैं, खारा नहीं मीठा है, मीठा मीठा है। तो यहाँ पर ये चेयरमैन पूछा गया क्योंकि चेयरमैन अलग हैं और संजीव चड्ढा जो है MD एंड CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो संजीव चड्ढा हैं और हंसमुख अधिया जो है चेयरमैन है। ठीक है, आजकल बैंकों में इस तरह का कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द लर्निंग ऐप ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। आप देखे होंगे सभी बैंकों ने एक लर्निंग के लिए क्रांति लाई है। और पहले क्या होता था कि ट्रेनिंग कॉलेज में जाओ और ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ो, ऐसे होता था। है ना। तो पहले क्या होता था, ट्रेनिंग कॉलेज में जाना है 5 दिन, वाह बढ़िया लगता था ना। हमने साथी को भी बोल दी कि भैया आपका भी ट्रेनिंग लगा दो, दोनों जने ट्रेनिंग जाओ। और पिकनिक भी होता था, मस्त पढ़ते भी थे और पिकनिक में भी जाते थे। और बढ़िया जो सिटी में जहाँ पर लखनऊ में है या कहीं पर भोपाल में है तो वहाँ घूमना फिरना भी हो जाता था। लेकिन आजकल बैंकों ने क्या किया है, लर्निंग ऐप बना दिया, है ना। जिस तरह हमने ऐप बनाया ना बैंकिंग ज्ञान केंद्र का,
ठीक उसी तरह जो है बैंकों ने ऐप बना दिया, और वो जो बैंकों ने ऐप बनाया है वो कर्मचारियों को एक अच्छी ज्ञान की रोशनी देने के लिए, पॉलिसी अपडेट करने के लिए, उनका नॉलेज इन्हांस करने के लिए, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उसमें जो है आजकल मैंडेटरी कर देते हैं कि आपको 5 घंटे की जो है ट्रेनिंग लेनी ही लेनी है। तो उसके नहीं तो नंबर आपको अप्रेजल में नहीं मिलेंगे, तो अप्रेजल में नंबर थोड़े कट जाते हैं। और अगर जो अच्छा कोर्स किया उसको अप्रेजल में नंबर 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो लर्निंग ऐप बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या है? लर्निंग ऐप बैंक ऑफ बड़ौदा का है बड़ौदा गुरुकुल। क्या है? बड़ौदा गुरुकुल। तो आप लोग भी अपने अपने बैंक के जो लर्निंग ऐप है उनको देख लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। लर्निंग ऐप का नाम क्या है? तो ये है लर्निंग ऐप। सर प्लीज़ SBI का भी जूम मीटिंग करिएगा। हाँ जी हाँ जी, ज़रूर करेंगे राव साहब, करेंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, ये हुई ना साहब, पूरा पूरा देखिए आप, ये जो है किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं इसमें। यहाँ पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो मोबाइल बैंकिंग ऐप का नाम पूछा गया, क्या है मोबाइल बैंकिंग ऐप का, बताइए जरा। आज हमारे सेशन में लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथी जुड़े नहीं हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम हो गया। तो जब एग्ज़ाम हो गया तो फिर वो चले गए घूमने के लिए कुल्लू मनाली, है ना, या कहीं भी शादी वादी करने। ठीक है, अभी शादियों का सीज़न चल रहा होगा, कहीं पिकनिक मनाने चले गए होंगे। और कई साथी तो आज ही से निकल गए होंगे, क्योंकि 2 दिन अभी स्ट्राइक है। और 2 दिन सैटरडे है, 1 दिन छुट्टी ले होंगे, ससुराल चले गए होंगे, है ना, साजन चले ससुराल। तो कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे इस वीडियो को। व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल ऐप बैंक ऑफ बड़ौदा का? PNB का पीबोन, पीबोन लिखा है इन्होंने। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए जो यहाँ पर है उसको बोलते हैं बॉवर्ल्ड। तो जो बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका नाम है BOB वर्ल्ड। क्या है वो? BOB वर्ल्ड, BOB वर्ल्ड। और पंजाब नेशनल बैंक का एक साथी लिखते हैं PNB 1। अच्छा, PNB 1 है। और योनो, हाँ ये हुई ना सतीश जी, बहुत बढ़िया। देखो अभी सभी साथियों का मोबाइल ऐप का आ जा रहा है यहाँ पर। PNB का PNB 1, SBI का योनो, है ना। तो ये हुई ना ये हुई ना बात। और बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब वर्ल्ड है। सेंट्रल बैंक का सेंट मोबाइल है, सेंट मोबाइल है उनका सेंट्रल बैंक का। चलिए आज के सेशन का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं। ये है, ये भी फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ है। देखिए आज के जो सेशंस का अंतिम सवाल ये भी फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ पूछा गया। तो कितने फुल फॉर्म पूछे गए हैं अभी एग्जाम में, आप देख लो। मेरे ख्याल से 5-10 सवाल तो फुल फॉर्म के ही होंगे। अभी ये 20 सवालों में से 10 सवाल फुल फॉर्म के आए थे। तो आपके लिए भी ये बताने वाली बात है कि आप फुल फॉर्म से अच्छा से एक बार रीड कर लीजिए। 2-3 बार अगर फुल फॉर्म रीड कर लेते हैं तो सवालों का जवाब आप कर सकते हैं। ये सवाल पूछा गया इन दीपम व्हाट इज ए। आजकल ऐसे फुल फॉर्म पूछा रहा है, एक पूरे का नहीं पूछ रहा है, किसी एक वर्ड को बोलता है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म बता दो। तो इन दीपम DIPM व्हाट इज ए क्या है ये बोला गया है। तो ये तो आप लोग नहीं जान रहे होंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। डीपम जो है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट कहते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट को देखता है। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या हुआ? एसेट। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑप्शन में एसेट को टिक लगाना पड़ेगा। तो जो दीपम है वो उसका फुल फॉर्म अगर पूछा है तो दीपम का फुल फॉर्म क्या होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ये एक काम करता है इन्वेस्टमेंट का काम करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो है क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए, उसका डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाए, ये करता है, जिसको बोलते हैं दीपम, है ना। इक्विटी में कैसे करना है ये इसका गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग देता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसको बोलते हैं दीपम। तो उसका हो गया ए का मतलब एसेट, पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो ये 20 सवाल, और इन 20 सवालों से आपको जो है एक आइडिया मिला होगा
कि कैसे सवाल आपके भी प्रमोशन एग्जाम में आएंगे और आपको तैयारी किस तरह से करना है। तो 5 चीजें ये आपको जो है मैं बता देता हूँ, 5 चीजें करनी है। एक तो फुल फॉर्म, सारे फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, है ना, सारे फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, तो आपको एक अच्छी सी तैयारी हो जाएगी। चाहे किसी भी स्केल में फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं, तो फुल फॉर्म एक महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो सामान्य बैंकिंग जिसको यूनिवर्सल बैंकिंग कहते हैं। और तीसरा, जो ट्रेंडिंग बैंकिंग, टेक्नोलॉजी में जो बैंकिंग आती है, डिजिटल कैशलेस जो बैंकिंग है, ये बैंकिंग के बारे में जो वर्ड हैं वो। और तीसरा, जो करंट जो बदलाव हुए हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में जो जो परिवर्तन हुए हैं उनको देखने की जरूरत है। और जो हालिया बैंकिंग में नए नए स्कीम्स आए हैं, योजनाएं आए हैं, उनको देखने की जरूरत है। अगर इतना देख पाते हैं और मॉक टेस्ट कर पाते हैं तो सफलता आपकी सुनिश्चित होंगी और आप एक सितारा बन जाओगे। वो भी कौन सा सितारा? सफलता का सितारा। क्यों सफलता का सितारा बन जाओगे? क्योंकि जो काम अब तक असंभव लग रहा था, आपने उसको संभव कर दिया। बजाइए ताली। मेरी बात समझ में आई तो बोलिए आहो। बोल नहीं पा रहे हैं तो लिखिए आहो। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपको पहले लग रहा था कि मैं कहाँ पास कर पाऊंगा, आप पास कर जाओगे इस तरह से पढ़ोगे। तो इसीलिए आप सफलता के सितारे हो गए और सफलता की अनुभूति करेंगे। और जब हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हमेशा ही अनुभूति करेंगे, क्योंकि हर वक्त गुल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराहट गम भुलाना है जिंदगी, जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराए तो मुस्कुराना है जिंदगी, वो मुस्कुराना है जिंदगी। तो शानदार तरीके से मुस्कुराते रहिए हमारे सुरेश जी की तरह, है ना, और हर असंभव को संभव कर लीजिए और उस सफलता को अनुभूत करिए, क्योंकि आप एक जबरदस्त सितारे हैं। आसमान आपका है, पूरी सफलता आपकी है। तो इसके साथ मैं ये आपको शुभकामनाएं देता हूँ, ये सेशन समाप्त करता हूँ। अगर 2-4 मिनट हैं हम आपके साथ, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो स्वागत है। ये सेशन ओपन करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। योगेश जी का हाल बा? जी सर। सर नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्ते, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, जी सर। तंदुरुस्त। सर और बताइए, पीएनबी का कब आ रहा है ऐप? पंजाब नेशनल जी बैंक का क्या आ रहा है? जी, पीएनबी का सेशन कब से शुरू कर रहे अच्छा, हैं? पीएनबी का सेशन। तो अभी बताते जा रहा हूँ, पढ़ते जा रहे हो कि नहीं? जो जो सेशंस आ रहे हैं सब पढ़ रहे हैं ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल सर। तो जैसे 5 चीजें मैंने कहा कि जी आपकी छोटी छोटी योजनाएं, जैसे आज अभी सवाल साझा किया हूं तो आइडिया मिल गया होगा आपको। जी जी आपका मोबाइल ऐप, आपके छोटे छोटे डिजिटल ट्रांजेक्शन सब देख लीजिए और आने वाले जी दिनों में आपके अच्छे तैयारी कर लेंगे। कल जो है इंग्लिश का सेशन भी कर देंगे, है ना, इंग्लिश जी। आप। इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा सा वीक है सर। तो एक काम करूंगा, कल मैं ना, कल जो अभी एग्जाम में इंग्लिश के पेपर आए थे उसको डिस्कस कर लेंगे और आपके लिए भी थोड़ा सा हिंट दे दूंगा कैसे कैसे तैयारी करनी है, और ठीक सर है? मॉक टेस्ट इंग्लिश में प्लीज अगर हो जाए। मॉक टेस्ट तो है ना राजा आपके पास? मैं आप इंग्लिश के सर। इंग्लिश के हैं। आपको नहीं मिल रहे हैं तो मुझे सुबह थोड़ा 9 बजे व्हाट्सअप करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे लॉगिन सेक्शन में डला हुआ है ना? आप नहीं खोज पा रहे होगे तो मैं दे दूंगा, ठीक है? जी जी। चलिए, और सुरेश जी कैसे हैं, जगह हैं? यस सर, नमस्ते अरे सर। वाह, जबरदस्त नमस्ते। हूँ सर, शानदार हूँ सर। शानदार हैं, अरे वाह, ये हुई ना बात, जबरदस्त है। हाँ, ये बात। चलो, बोलिए कि सर सफलता को महसूस कर पा रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं सफल होने जा रहा हूँ, ऐसा बोलिए, रिपीट करिए। हाँ बिल्कुल सर, शानदार हूँ सर। है ना, शानदार है ना? अरे हाँ यार, सर। हमारे जो बैंक में ना जितने सब स्टाफ साथी हैं सबसे ज्यादा काम करते हैं, हाँ। मैनेजर का भी काम करना है, असिस्टेंट मैनेजर का भी, कैशियर का भी, और कस्टमर का भी, और सब काम कर लेते हैं। इतना मजबूत सिपाही है ना, क्या है ना, कई बार आप देखोगे ब्रांच मैनेजर भी जो है टेंशन में जाते होंगे, यार मैनेजर मैं हूँ कि तुम हो, यार तुम्हारे पास ज्यादा पब्लिक जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो सही आप बात। लोग शानदार लोग हैं, बहुत हार्ड वर्कर हैं, बहुत ही आप में सहनशीलता है। और आप में क्या है, जो रफ्तार है, मतलब ये काम करो, कोई वॉचर मांगता है, कोई पानी मांग रहा है, कोई उधर पोस्ट ऑफिस जाओ, कोई एसबीआई जाओ, पता नहीं कैसे कैसे कर लेते हो है। मैं अपने जो सब स्टाफ साथी को बोलता देखता था, मैं उसको सिखाता था कि 5 लोग ऑर्डर देने वाले हैं आपको, है ना? तो अभी मेरे साथ शायद स्क्रीन पर जो भी साथी सुन रहे होंगे, तो 5 लोग ऑर्डर देने वाले, मैनेजर बोल रहा होगा फाइल लेके आओ,
वो जो एएफओ बोल रहा होगा वो किसान को पकड़ के ला, वो रिकवरी जो एक और असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर होगा रिकवरी लेके आओ, और कोई पोस्ट ऑफिस लेके जाओ, पता नहीं सारे काम है। तो मैंने उसको बोलता था कि किसी को भी ना नहीं कहना, सबको जी सर करता हूँ, और उसको नोट कर लेना। फिर देखना प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए जिसमें इरिटेशन ना हो, फिर उसके बाद करना। फिर कुछ काम ऐसे हैं जिनको तुम आज नहीं कर पाओगे, उसको मत ही करना, अगली बार करना। लेकिन इस तरह से अगर क्रमबद्ध तरीके से कर लोगे तो शानदार होगा, बहुत अच्छा। सर, लेकिन वो डिस्टर्ब करते सब रहना। साथी आज प्रमोशन ले लेके ऑफिसर भी बन गया है, देखो कितना अच्छा है ना। सब स्टाफ था, क्लरिकल बना, आज ऑफिसर बन गया। और बैंकिंग तो ऐसा है जहां पर हर 2 साल में प्रमोशन पालोगे। बस ये है, जरूरत है थोड़ा कला कौशल्य सीखने की, थोड़ा सा नॉलेज हमेशा अपडेट रहने की, तो अपने आप हो जाओगे। अमरनाथ जी नमस्ते, कैसे हाँ हैं? नमस्कार सर। एक नमस्कार सर। जगह हैं? हाँ सर जगह है सर। अरे वाह, किसकी याद में है ना? एक पढ़ाई की याद में पागल सर। सफलता की याद में, बोलिए, है ना? जी सर। जब आपके अंदर किसी की याद समाई हो तो नींद क्या, चैन कहाँ, उसके मिलने तक कोई नींद नहीं, है ना? जी सर। ए बादल तू कितना भी बरस ले, लेकिन ये प्यास तेरे बरसने से नहीं, किसी के मिलने से बुझेगी। तो यही हालत है। तो जी सर। ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये सफलता पाने पर ही हमको जो है तृप्ति मिलेगी, अनुभूति होगी। तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है अमरनाथ जी? बढ़िया लग रहा है सर। बहुत अच्छा। तो आप लोग की इजाजत हो तो अब ये आज का सेशन समाप्त करते हैं, है ना सुरेश जी? हाँ सर, थोड़ा ये क्या क्लास रखना? हमारे साथियों को थोड़ा शुभकामनाएं दे दीजिए, और मैं जैसा बोलता हूँ ये वैसा जैसा ये क्या बोलता क्लास हूँ। रखना? हाँ, हमारे साथियों को शुभकामनाएं दे दीजिए, और मैं जिस तरह से सेशन को क्लोज करता हूँ वैसा क्लोज करके सबको नमस्ते कह दीजिए, फिर सेशन बंद कर देंगे। सुरेश जी ओके सर। बोल दीजिए। हाँ सर, आज का सेशन समाप्त कर देते सर। थोड़ा बोलिए। आज के सेशन को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए सभी का धन्यवाद, बोलिए। आज का सेशन समाप्त करने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी शानदार रहेंगे, आप सभी शानदार रहेंगे, सभी सफलता पाएंगे, सभी सफलता पाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। इसके साथ ये सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे। इसके साथ ये सेशन समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होंगे नया। और बोल दीजिए मैं बहुत शानदार हूँ, बोल दीजिए। बहुत शानदार हूँ सर। चलिए, तो इसी के साथ आप सभी की सफलता, सकुशलता और अच्छे कार्य निष्पादन की शुभकामनाएं करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। आपकी रात्रि शुभ हो, शानदार हो, जबरदस्त हो, जिंदाबाद हो, बेहतरीन हो। नमस्ते। शुभ रात्रि।